हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, फिर से हम आ गए हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में नया वीडियो लेक्चर लेकर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्यूसी और केसी के बारे में पढ़ा था और किस तरह से इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशंस डिटरमाइन करी जाएंगी इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं और वो है ली चैटलियर प्रिंसिपल। क्या बताया है बेसिकली इस प्रिंसिपल में। तो मैं आपको जनरली इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मान लीजिए रिएक्शन आपके पास इक्विलिब्रियम में है, कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम उसके अंदर स्टेब्लिश हो चुका है पहले से, और आप क्या करना चाहते हो, उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हो। डिस्टर्ब कैसे कैसे कर सकते हो? आप कंसंट्रेशन चेंज करके डिस्टर्ब कर सकते हो, आप प्रेशर चेंज करके कर सकते हो, आप वॉल्यूम चेंज करके, टेम्परेचर चेंज करके, ये चार चीजें करके आप उस इक्विलिब्रियम को क्या कर सकते हो, गड़बड़ में लेकर आ सकते हो। लेकिन क्या करोगे आप? तो ऊपर से कंसंट्रेशन चेंज कर दोगे, प्रेशर चेंज कर दोगे, वॉल्यूम चेंज कर दोगे, टेम्परेचर चेंज कर दोगे, तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन वो जो रिएक्शन है ना, वो क्या करेगी फिर? आपने जो इफेक्ट डाला है उसके ऊपर, उस इफेक्ट को कैंसिल करेगी और इक्विलिब्रियम को दोबारा स्टेब्लिश करेगी। इक्विलिब्रियम को क्या करेगी? दोबारा से स्टेब्लिश करेगी ताकि इक्विलिब्रियम रीअटेन हो जाए हमारे पास। तो आपके द्वारा किया गया इफेक्ट उसको खत्म करेगी कौन? रिएक्शन, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा से अटेन हो जाए। और वो किस तरह से उस इफेक्ट को, आपके इफेक्ट को कैंसिल करने वाली है, न्यूट्रल करने वाली है, अंडू करने वाली है, इसी के बारे में बताया हमें किसने? ली चैटलियर ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। मैं हूं तरसेम जटैन और आप इस टाइम पे हो जटैन क्लासेस पे। देखते हैं सबसे पहला इफेक्ट। भाई सबसे पहला इफेक्ट आता है बच्चे, वो है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बड़े प्यार से समझेंगे भाई, बड़े प्यार से समझेंगे। कोई एक जनरल रिएक्शन मानकर चलेंगे हम हर रिएक्शन के अंदर, जरूरी हुआ तो कोई एग्जांपल भी लेंगे। मान लीजिए जो ए है, ये बच्चे क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बी बना रहे हैं, ठीक। तो बताइए इसके लिए केसी क्या लिखा जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। बताइए केसी लिखा जाएगा या नहीं लिखा जाएगा ऐसे? हाँ जी सर, केसी ऐसे लिखा जाएगा। इस केसी की वैल्यू कोई भी मान सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 जनरली आप मान सकते हो इस केसी की वैल्यू। तो मैं मान लूं भाई किसी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे इसके केसी की वैल्यू कितनी है बच्चे? 1। तो मैंने माना है, ये जस्ट मैंने माना है। 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी, आप कुछ भी मान लो भाई, कुछ भी हो सकती हो। तो वैल्यू कॉन्स्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, इफ आप ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हो, आप इंक्रीज कर देते हो ए की कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज करेगा, तो बताइए आप क्या होगा? यदि ए की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी तो सुनिए, ए की कंसंट्रेशन क्या करेगी? इंक्रीज। तो बताइए जो केसी की वैल्यू उस पर क्या फर्क पड़ेगा? सोचो, केसी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? ए की कंसंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू घट जाएगी या नहीं घट जाएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए बढ़ाने से केसी की वैल्यू घट जाएगी, ये तो श्योर है, क्योंकि रिएक्टेंट नीचे लिखा हुआ है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो केसी की वैल्यू घट जाएगी। तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया? अब डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, क्योंकि उसकी वैल्यू, केसी की वैल्यू घट गई है, वो 1 से छोटी आ गई है, ठीक है। घट गई है तो 1 से छोटी आ जाएगी, लेकिन वो दोबारा से इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। मतलब केसी अपनी वैल्यू को जो 1 से कम हो गई है उसको 1 के इक्वल लेकर जाएगा, 1 के इक्वल, की भी दोबारा से 1 बनो, 1 बनो, 1 बनो। तो बताइए यदि केसी की वैल्यू अब आपके पास कम हो गई है 1 से, और उसको आप बढ़ाना चाहते हो, 1 के इक्वल लेकर जाना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको? आपको क्या करना पड़ेगा? जो रिएक्टेंट बढ़ गए हैं उनको प्रोडक्ट की साइड में भेजना पड़ेगा। बोलो, ये जो रिएक्टेंट बढ़ गए हैं तो इनको प्रोडक्ट की साइड में भेजना पड़ेगा ताकि प्रोडक्ट भी बढ़ जाए। क्या भी बढ़ जाए? प्रोडक्ट भी। क्लियर है? अरे सोचो बेटा, कुछ भी नहीं है। आपने एक ही कंसंट्रेशन बढ़ाई, एक ही कंसंट्रेशन, तो केसी की वैल्यू घट गई। केसी की वैल्यू घट गई तो ये तो हुआ आपका इफेक्ट। अब इस इफेक्ट को क्या करेगा? न्यूट्रल करेगा। तो क्या करेगा? केसी अपनी वैल्यू बढ़ाएगा।
तो केसी को यदि अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा, बी की तरफ या ए की तरफ, बोलो। आंसर आएगा बी की तरफ। ठीक है, तो यहां से कंक्लूजन निकल गया है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस, यदि आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स प्रोडक्ट साइड। तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट की साइड में। इक्विलिब्रियम का मतलब यहां पर है रिएक्शन किस डायरेक्शन में होने लग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो जो केसी की वैल्यू हो वो किसके इक्वल आ जाए, दोबारा से 1 के इक्वल, अपनी पुरानी वैल्यू के इक्वल आ जाए। ठीक है, सेकंड पे आते हैं भाई, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज, आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, बाहर से लाकर इसमें प्रोडक्ट डाल दिया, क्या डाल दिया बच्चे, प्रोडक्ट। ठीक है, क्या डाल दिया, प्रोडक्ट। तो अब क्या करोगे, देखो अब की बार आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, तो यदि प्रोडक्ट बढ़ गया है तो केसी की वैल्यू तो 1 से ज्यादा हो गई है, तो केसी भी बढ़ गया है। यहां पर लिख देता हूं प्रोडक्ट मतलब बी, आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया है, प्रोडक्ट बी बढ़ा दिया है, तो केसी की वैल्यू भी बढ़ गई है। केसी की वैल्यू बढ़ गई है तो केसी की वैल्यू अब 1 से ज्यादा हो गई है। क्या हो गई है, 1 से ज्यादा। तो ये तो हुआ आपका इफेक्ट, जो आपने इफेक्ट डाला है। अब ये इस इफेक्ट को क्या करेगा, कैंसल करेगा। आपने कौन बढ़ा दिया, बी, बी मतलब प्रोडक्ट बढ़ा दिया, तो केसी की वैल्यू बढ़ गई, तो केसी अपनी वैल्यू को कम करने के लिए बी को बोलेगा भाई रिएक्टेंट बना ले, क्या बना ले, रिएक्टेंट, ताकि बी की कंसंट्रेशन कम हो जाए और केसी की वैल्यू कितनी हो जाए, वापिस 1। तो अब क्या होगा, यदि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है बच्चे, तो रिएक्शन चली जाएगी ए की तरफ, मतलब रिएक्टेंट की तरफ चली जाएगी, रिएक्टेंट की तरफ। यहां प्रोडक्ट पी में क्या लिखा मैंने, बी लिख रखा, देखो बी लिख रखा है। ठीक, तो लिख दें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। किस साइड में इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है बच्चे, रिएक्टेंट की साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करो। देखो रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट की तरफ इक्विलिब्रियम जाएगा। दिमाग में बैठा लो इस बात को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो रिएक्टेंट बनेंगे, ताकि इसके बीच में क्या अटेन रहे, इक्विलिब्रियम अटेन रहे। तो ये था पहला इफेक्ट बच्चे, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्लियर हो गया यहां से आपको। अब सुनो, यदि इस रिएक्शन में आप बी को निकाल लो बाहर, देखो बी को आपने रिएक्शन के अंदर से बाहर निकाल लिया, तो ये कुछ ऐसा ही नहीं हो गया कि बी की कंसंट्रेशन घट गई है, बी की कंसंट्रेशन घट गई है, तो इसके रिस्पेक्ट में ए की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। सोचो, आपने बी को बाहर निकाल लिया तो बी की कंसंट्रेशन घट गई, तो इसके रिस्पेक्ट में ए की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम तब कौन सा आ जाएगा, प्रोडक्ट की साइड। मतलब कहने का मतलब है, जिस साइड कंसंट्रेशन कम हो जाएगी डिस्टर्ब करने के बाद, उस साइड में इक्विलिब्रियम चला जाएगा। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट पे। ये था बच्चे हमारे पास इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट इफेक्ट की तरफ बात करें, तो वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। किसका इफेक्ट है बच्चे, प्रेशर का इफेक्ट है। तो देखिए भाई, तो इसके लिए भाई यदि प्रेशर का इफेक्ट है तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, के सी। क्या लिखना पड़ेगा बच्चे, के सी, सॉरी मैं के पी लिख लेता हूं भाई यहां पर, क्योंकि गैसियस है ना ये सारे के सारे, तो क्या लिख लेते हैं, के पी। तो के पी लिखोगे तो क्या आएगा इसके लिए, के पी प्रेशर ऑफ NH3 की पावर 2 डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ N2 की पावर 1 आएगा, इनटू प्रेशर ऑफ H2 की पावर कितना आ जाएगा बच्चे, 3 आ जाएगा। बोलिए ऐसे लिखा जाएगा इसके लिए केपी। तो बताओ केपी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, एक बार 1 मान लेते हैं, अपनी मर्जी से मान रहा हूं मैं ये 1, आप कुछ भी मान सकते हैं। पहली बात तो ये भाई, प्रेशर का इफेक्ट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट होने चाहिए, गैस होना जरूरी है वहां पर, क्योंकि सॉलिड पे जनरली प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है, लिक्विड पे जनरली प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बोलिए पहला केस, यदि आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, क्या करते हो बच्चे, प्रेशर इंक्रीज करते हो तो क्या होगा। ठीक है,
आप इसको केसी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, लाइक केसी भी लिख सकते हो आप। केसी कैसे लिखोगे? अमोनिया की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाय N2 की कंसंट्रेशन इनटू में H2 की कंसंट्रेशन की पावर कितना आ जाएगा बच्चे? 3 आ जाएगा। ठीक, पहला केस है आप प्रेशर को बढ़ाते हो। क्या करते हो? प्रेशर को बढ़ाते हो। मान लीजिए रिएक्शन हो रही है इस कंटेनर में, इस कंटेनर में ये रिएक्शन हो रही है। आपको यदि प्रेशर बढ़ाना है तो दिमाग लगाइए बच्चे, दिमाग। यदि आपको प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम घटानी पड़ेगी। सोचो ध्यान से, यहां वॉल्यूम इतनी है, आप प्रेशर बढ़ाना चाहते हो तो आपको इस कंटेनर की वॉल्यूम घटानी पड़ेगी। अब वॉल्यूम कर दी हमने इतनी, वॉल्यूम घट गई। अब इसका मतलब प्रेशर बढ़ गया इसमें। तो देखिए प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम घट गई है, या वॉल्यूम घटाने से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर बढ़ गया है। तो यह इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस हुई है नहीं हुई है, पहले तो ये सोचो। देखो यहां पर देखो, कंसंट्रेशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है बच्चे? कंसंट्रेशन लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है? यहां पर प्रेशर भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ? बिल्कुल। तो सुन लो, वॉल्यूम घटाने से प्रेशर बढ़ गया अंदर, तो प्रेशर तो NH3 का भी बढ़ा होगा, प्रेशर तो N2 का भी बढ़ा होगा, और प्रेशर तो H2 का भी बढ़ा होगा। बोलो तीनों का ही प्रेशर बढ़ा होगा या नहीं बढ़ा होगा? ईमानदारी से दिमाग लगाकर सोचो। वॉल्यूम कम हो गई है तो प्रेशर बढ़ गया अंदर, क्योंकि गैस का मॉलिक्यूल है। तो इसका प्रेशर भी बढ़ा होगा, इसका प्रेशर भी बढ़ा होगा, और इसका प्रेशर भी बढ़ा होगा नहीं बढ़ा होगा? अच्छी बात है, एक बार मैं इसको मिटा दूं। ठीक, अब यदि ऊपर भी प्रेशर बढ़ा, इस पे भी प्रेशर बढ़ा, इस पे भी प्रेशर बढ़ा है, तो केपी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ा ये सोचो। ये सर हम कैसे बता सकते हैं? तो दिमाग लगाओ ना। ऊपर तो एक टर्म है जो बढ़ रही है, नीचे दो टर्म है जो बढ़ रही है। बोलो, नीचे का जुगाड़ तो ज्यादा बढ़ रहा है और ऊपर का जुगाड़ कम बढ़ रहा है। तो सोचिए, नीचे की वैल्यू बड़ी आ गई, ऊपर की वैल्यू छोटी आ गई, तो केपी की वैल्यू घट गई है या नहीं घट गई है? सोचिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। केपी की वैल्यू घट गई है या नहीं घट गई? सोचो भाई, दिमाग लगाओ। अरे भाई, प्रेशर बढ़ाने से इसका भी प्रेशर बढ़ा होगा, इसका भी बढ़ा होगा, इसका भी बढ़ा होगा। नीचे तो दो वैल्यू बढ़ रही है, देखो दो चीजें लिखी हुई है। ऊपर एक वैल्यू बढ़ रही है, तो ओवरऑल वैल्यू नीचे की वैल्यू तो ज्यादा बढ़ रही है, ऊपर की वैल्यू कम बढ़ रही है। तो इसका मतलब केपी घट रहा है। तो इसका मतलब केपी की वैल्यू कम आ गई है बच्चे 1 से। लेकिन केपी तो केपी बनना चाहेगा दोबारा से, क्योंकि इक्विलिब्रियम को दोबारा से अटेन करेगा। तो यदि केपी को केपी बनना है दोबारा से, तो केपी को अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। और जब वो अपनी वैल्यू बढ़ाएगा तो रिएक्शन कहां जाएगी? प्रोडक्ट की साइड में, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे ना उसको। तो इसका मतलब प्रेशर इंक्रीज करने से इस रिएक्शन में, पार्टिकुलर इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बच्चे प्रोडक्ट की साइड। किसकी साइड बच्चे? प्रोडक्ट की साइड। बोलिए क्लियर है तो कमेंट में जाइए और लिखिए हाँ सर क्लियर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखते हैं। प्रेशर कर दिया हमने बच्चे डिक्रीज। क्या कर दिया? प्रेशर डिक्रीज। ठीक है, इसको मैं रेज करके दोबारा लिख दूं। क्या कर दिया बच्चे? प्रेशर डिक्रीज कर दिया है। ठीक है, देखते हैं। तो Kp इज इक्वल टू NH3 का प्रेशर PNH3 की पावर 2 डिवाइड बाई N2 PN2 की पावर 1 इंटू PH2 की पावर 3, और इसकी वैल्यू थी 1। अब आपने प्रेशर घटा दिया है, तो इसका मतलब वापिस वॉल्यूम बढ़ा दी है, वॉल्यूम बढ़ा दी है। तो अब क्या होगा? देखो, प्रेशर घटाने से तो प्रेशर तो इसका भी घटा होगा, प्रेशर तो इसका भी घटा होगा, प्रेशर तो इसका भी घटा होगा। ऊपर तो एक टर्म घट रही है, नीचे दो टर्म घट रही है। तो बताइए, तो केपी की वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नीचे की वैल्यू तो हो गई है बहुत छोटी, और ऊपर की वैल्यू है इसके कंपैरिजन में बड़ी। तो केपी की वैल्यू अब की बार बढ़ गई है नहीं बढ़ गई? सोचो, नीचे वैल्यू छोटी हो और ऊपर वैल्यू क्या हो बच्चे? बड़ी, तो केपी की वैल्यू तो इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब केपी 1 से ज्यादा हो गया है या नहीं हो गया है? केपी 1 से ज्यादा हो गया है या नहीं हो गया है?
हाँ जी सर बिल्कुल हो गया। लेकिन केपी यदि 1 से ज्यादा हो गया है तो इक्विलिब्रियम क्या हो गया है, डिस्टर्ब। तो केपी अब क्या बनना चाहेगा, पुराने वाला केपी बनना चाहेगा, नहीं बनना चाहेगा सर बिल्कुल बनना चाहेगा। तो केपी की वैल्यू ज्यादा है तो केपी की वैल्यू कम करनी पड़ेगी इसको। केपी को यदि अपनी वैल्यू कम करनी है तो इसका मतलब प्रोडक्ट को कम होना पड़ेगा। प्रोडक्ट कम होंगे तो क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे ना, क्या बनेंगे, रिएक्टेंट। तो इसका मतलब यहां पर इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट की साइड में, किसकी साइड में, रिएक्टेंट की साइड में शिफ्ट हो जाएगा बच्चे। किसकी साइड में शिफ्ट हो जाएगा, रिएक्टेंट की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट देखने से। तो अब मैं आपको अब सीधा ट्रिक बता देता हूं, इसकी ट्रिक देखो। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, ठीक है। यहां गैस के लेफ्ट साइड में टोटल कितने मोल हैं गैस के, 3 मोल तो यहां रहे, 1 मोल ये रहा, तो कितने मोल है, 4 मोल। यहां पर गैस के मोल कितने बचे, यहां पर है बच्चे 2 मोल। कितने मोल हैं, 2 मोल। तो लिखिए ध्यान से, एक स्टार पॉइंट लिख लीजिए। प्रेशर यदि बढ़ता है, प्रेशर यदि बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाता है, लेस नंबर मोल की तरफ, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है। तो देखो प्रेशर बढ़ने से इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कहां जा रहा है, प्रोडक्ट की साइड। प्रोडक्ट की साइड तो 2 मोल है और रिएक्टेंट की साइड कितने मोल है, 4, तो कम मोल की तरफ जाएगा। ये तो दिमाग में डालो, बस सीधा कंक्लूजन निकाल रहा हूं मैं। यदि प्रेशर घटता है बच्चे तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बस यही पॉइंट है, बस हलवा हो गई चीजें। यदि कहीं पर नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में सेम है बच्चे, 2 इधर 2 इधर, 3 इधर 3 इधर, तो उस टाइम पे प्रेशर का इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये नोट कर लीजिए आप बात, आपके नोटबुक में यदि आप नोट्स बना रहे तो वहां नोट कर लीजिए। यदि रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स, वो भी गैस वाले देखने होते हैं, गैस वाले, यदि इक्वल आ जाते हैं, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहने वाला। यहां पर वैल्यू चेंज होना जरूरी है। चलिए एक और रिएक्शन लिखता हूं, फिर आप मेरे को समझाएंगे कि प्रेशर बढ़ाने से कहां जाएगी रिएक्शन, प्रेशर घटाने से कहां जाएगी बच्चे। लिखें, PCl5 बच्चे गैस है, PCl3 बच्चे गैस है, प्लस Cl2 बच्चे गैस है। क्या है, Cl2 बच्चे गैस है। तो बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा। यस 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 यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा बच्चे बताओ, प्रेशर बढ़ाने से यहां तो है सर 1 मोल, यहां पर 1 मोल ये, 1 मोल ये, तो राइट साइड में तो है 2 मोल और लेफ्ट साइड में है 1 मोल। ये रट्टा मत लगाना, रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा, प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा, ये समझना बस, ये वाला। अब बताइए प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल्स, कम नंबर ऑफ मोल कहां है यहां पर बच्चे, 1 इस साइड है ना, तो इस साइड लिख दिए, रिएक्टेंट की तरफ आ जाएगा। किसकी तरफ आ जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ। यदि प्रेशर घटाते हो आप, प्रेशर डिक्रीज करते हो तो मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो इसका मतलब मोर नंबर ऑफ मोल्स, तो प्रोडक्ट की साइड है ना आपकी बार, तो ये कहां चला जाएगा बच्चे, प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा, ठीक है। अच्छी बात है, कर लेंगे। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो चलिए बात कर लेते हैं बच्चे इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की। किसकी बात कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम की, ठीक है। तो यदि आपको प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया है तो वॉल्यूम का इफेक्ट आपको चुटकियों में समझ में आएगा। क्यों सर, क्यों, क्योंकि बच्चे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के। तो आपको दिमाग ही नहीं लगाना इस टाइम पे, कुछ दिमाग नहीं लगाना, तो सोचो इसका उल्टा कर दो बस। जो प्रेशर का इफेक्ट है उसका उल्टा हो जाएगा वॉल्यूम का इफेक्ट। उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का इफेक्ट। कैसे, देखिए प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कहां जा रहा है बच्चे, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ जा रहा है, तो इसका उल्टा कर दो। वॉल्यूम इंक्रीज करने से जो इक्विलिब्रियम है वो मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चला जाएगा। कहां चला जाएगा, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। बस सीधा, दिमाग मत लगाना, कहीं दिमाग लगाने लग जाओ। यहां जब दोनों का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो जो प्रेशर का काम हो रहा है उससे उल्टा किसका काम हो रहा है, वॉल्यूम का ना, ठीक है। प्रेशर घटाने से इक्विलिब्रियम कहां जाता है, मोर नंबर ऑफ मोल्स की तरफ। तो वॉल्यूम घटाने से इक्विलिब्रियम कहां जाएगा बच्चे, देखो वॉल्यूम घटाने से, यदि प्रेशर घटाने से मोर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम घटाने से किसकी तरफ जाएगा, लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ, लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ, ठीक है। बस यही की पॉइंट है, क्लियर है, अच्छी बात है। तो बताओ इसमें
इसकी यदि मैं वॉल्यूम इंक्रीज कर देता हूं बच्चे, यहां पर यदि मैं वॉल्यूम बढ़ा देता हूं तो क्या होगा, बताइए क्या होगा। वॉल्यूम बढ़ाओगे सर, वॉल्यूम बढ़ाने से सर ज्यादा मोल की तरफ चला जाएगा, वॉल्यूम बढ़ाने से ज्यादा मोल कहाँ, इधर, तो प्रोडक्ट की साइड चला जाएगा, इक्विलिब्रियम। ठीक है। यदि वॉल्यूम घटाओगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घटाने से लेस नंबर ऑफ मोल की तरफ, तो लेस नंबर तो इधर है, तो किसकी तरफ चला जाएगा बच्चे, रिएक्टेंट की तरफ चला जाएगा। क्लियर है। तो 3 इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं, कंसंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट और वॉल्यूम का इफेक्ट। अच्छी तरह से आपको क्लियर हुए हैं या नहीं तो जरूर बताएंगे आप, हम इसके बारे में, लेट अस नो। ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम का इफेक्ट कहां पड़ेगा, जब यहां पर इक्वल मोल्स न हो। ठीक है, इक्वल मोल्स न हो। चलिए बढ़ते हैं बच्चे, टेम्परेचर का इफेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल का, और वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। तो मान लेते हैं कोई जनरल रिएक्शन ए गोज टू बी, इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे जो केसी की वैल्यू वो है बच्चे 1, क्या मान लेते हैं 1। तो देखिए टेम्परेचर चेंज करने से हालांकि ये है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, लेकिन किसी नए टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कोई नई वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि सुनिए बात ध्यान से, कंसंट्रेशन से, प्रेशर से, वॉल्यूम से इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होता है, और वो इक्विलिब्रियम दोबारा भी आ जाता है, रीस्टैब्लिश भी हो जाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किसके चेंज करने से, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम के चेंज करने से। लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन नए टेम्परेचर पे कोई नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, और उस नए इक्विलिब्रियम का कोई नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, नई वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ जाना इस बात को। ठीक। तो यदि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे केसी की वैल्यू 1 दे रहा है, और यदि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दोगे, कर दोगे बच्चे 75 डिग्री सेल्सियस, तो ये केसी की वैल्यू 1 से ज्यादा भी हो सकती है, और ये केसी की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, लेकिन 1 नहीं होगी, ये गारंटी है बच्चा, ये गारंटी है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज करने से केसी की वैल्यू ही चेंज हो जाती है। तो ये किस तरह से वैल्यू चेंज होगी, वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, यही हमें पता करना है विद द हेल्प ऑफ ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। तो चलिए बढ़ते हैं, लेट्स प्रोसीड। तो देखते हैं। तो भाई ये हमारे पास ए से बन रहा है बी, और बी से वापस बन रहा है ए, और इसके लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे बच्चे आपके पास केसी की वैल्यू दे रहा है, ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ बी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 1। मान रहा हूं भाई मैं ये 1 वैल्यू, आप कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, 1। अब देखिए भाई, टेम्परेचर का इफेक्ट जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि जब भी आप टेम्परेचर का इफेक्ट निकालें तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट उन्हीं रिएक्शंस पे लगेगा, या तो जो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। क्लियर है। बिना एंडो बिना एक्सो तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट डालोगे। अब बताइए, यदि आप इस साइड वाले प्रोसेस को, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाले प्रोसेस को एंडोथर्मिक मानोगे तो पक्का बैकवर्ड एक्सोथर्मिक होगा। तो बताओ इसको एंडो मानोगे या इस साइड वाले को एंडो मानोगे। तो सर हम इस ऊपर वाले को मानेंगे एंडो, मतलब ए से जब बी बनेगा वो तो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और जब बी से ए बनेगा तो बच्चे कौन सा प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर है। हाँ जी सर क्लियर। आप यदि बच्चे टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, मान लीजिए टेम्परेचर कर दिया अब आपने 50 डिग्री सेल्सियस, तो नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर होगा। तो बताइए, टेम्परेचर बढ़ाने से हीट मिलेगी रिएक्शन को, और यदि हीट मिलेगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन को फायदा होगा या एक्सोथर्मिक को फायदा होगा। ये खुद से सोचो, खुद से सोचो। 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर कंप्लीटेड बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। जो हीट अब्जॉर्ब करके क्या होती हैं, कंप्लीट होती हैं, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। ठीक है। तो सोचिए 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेने से किसको फायदा होगा बच्चे, एंडोथर्मिक रिएक्शन को। और यहां पर एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या कर रही है, ए से बी बना रही है। देखो एंडोथर्मिक ए से बी बना रही है, तो इसका मतलब बी बनेगा। यहां पर क्या बनेगा बच्चे, यहां पर बी बनेगा। और यदि बी बनेगा तो बी की कंसंट्रेशन बढ़ेगी,
तो Kc की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी भाई। तो इसका मतलब Kc 1 से बड़ा आएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इस रिएक्शन में आएगा, इसमें, ठीक है। यदि आप टेम्परेचर घटाओगे तो बच्चे क्या होगा, मान लीजिए 25 की जगह आपने कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर घटाने का फायदा किसका होगा, एक्सो को होगा। तो इसका मतलब अब ये वाला प्रोसेस होगा, ठीक है। तो अब की बार किसको फायदा होगा, एक्सो को। तो अब की बार ए बनेगा बच्चे, यदि ए बनेगा बच्चे, ए बनेगा तो केसी की वैल्यू घट जाएगी, तो केसी हो जाएगा डिक्रीज, और केसी की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 1। कितनी आ जाएगी, लेस देन 1। तो मतलब एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से, जिसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। टेम्परेचर घटाने से भी एक नया इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 1 से कम होने वाली है। अच्छी बात है, कर लेंगे। चलिए एक रिएक्शन और देता हूं मैं आपको, फिर बताना है आपको टेम्परेचर बढ़ाने से कहां शिफ्ट होगा, कहां नहीं। तो बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। टेम्परेचर घटाने से कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक। कौन सा होगा बच्चे, एक्सोथर्मिक। सो लेट मी हैव एन एग्जांपल फॉर यू। भाई एक एग्जांपल देख लेता हूं भाई बच्चों, एक सेकंड रुक जाइए बस, आप थोड़ी सी देर रुक जाइए, ठीक है। कहाँ गई हुई रिएक्शन, कहाँ है तू। चलिए N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 गोज टू 2NO, 2NO। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चे, NO की कंसंट्रेशन की पावर 2 डिवाइड बाई N2 की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई O2 की कंसंट्रेशन, और मान लेते हैं इसके Kc की वैल्यू अब की बार कितनी है, 1। कितनी है बच्चे, 1। किस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, ये एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं भाई, N2 प्लस O2 गोज टू 2NO, ठीक है। डेल्टा H दे रखा बच्चे इसके लिए पॉजिटिव, क्या दे रखा है, डेल्टा H पॉजिटिव दे रखा है। बताइए टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा और टेम्परेचर घटाने से क्या होगा, लेट मी नो। What will happen if you increase the temperature? What will happen if you decrease the temperature? तो डेल्टा H पॉजिटिव है। हमेशा याद रखिए जो डेल्टा H दी गई होती है वो हमेशा इस डायरेक्शन वाले प्रोसेस की दी होती है, फॉरवर्ड वाले की, फॉरवर्ड वाले की, फॉरवर्ड वाले की। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में डेल्टा H पॉजिटिव है। डेल्टा H पॉजिटिव तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, डेल्टा H नेगेटिव है वो एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H पॉजिटिव एंडोथर्मिक। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये बच्चे क्या है, एंडो, और ये लेफ्ट साइड वाला प्रोसेस है ये बच्चे क्या है, एक्सो है। कैसा है, एक्सो। सीख गए इससे। तो अब बताओ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसको फायदा किसको होगा, एंडो को होगा, और एंडो को फायदा होगा तो एंडो तो कहां लेकर जा रहा है इसको, प्रोडक्ट की तरफ। तो इसका मतलब प्रोडक्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनेंगे तो ये वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब Kc बढ़ेगा, Kc बढ़ेगा। सीख गए, हाँ जी सर। टेम्परेचर घटाओगे तो किसको फायदा होगा बच्चे, एक्सो को। एक्सो को फायदा होगा तो एक्सो तो लेफ्ट साइड में लेकर जा रहा है इसको, तो क्या बनेंगे, रिएक्टेंट बनेंगे, और यदि रिएक्टेंट बनेंगे तो Kc बच्चे क्या कर जाएगा, घट जाएगा। क्या कर जाएगा, Kc घट जाएगा। क्लियर है, अच्छी बात है। तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या था बच्चे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। चलिए भाई लास्ट में एक एप्लीकेशन पार्ट में एक लास्ट एप्लीकेशन इसकी कर लेते हैं, और वो क्या है देखते हैं। तो चलिए भाई लास्ट में ये रिएक्शन जो लिखी गई है, ये रिएक्शन है कोई, आप अमोनिया बनाने की फैक्ट्री में काम करते हो, जैसा कि इस रिएक्शन के प्रोडक्ट में अमोनिया लिखा गया है, और आपको काम दिया गया कि आपको जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बनानी है, ठीक। तो आप इसमें क्या चेंज करेंगे इस रिएक्शन में, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में, ताकि ज्यादा से ज्यादा अमोनिया बने। तो क्या करेंगे, तो चलिए सबसे पहला आ जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन पे। कॉन्सेंट्रेशन में मैं इसको रिवाइज भी करा रहा हूं पूरे को, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। बताओ कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो प्रोडक्ट की साइड चले जाएगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्टेंट की साइड आ जाएगा। आपको बनाना क्या है, अमोनिया। अमोनिया कहां लिखा गया, प्रोडक्ट की साइड, तो उधर लेके जाना है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ानी पड़ेगी। तो आप क्या कहोगे, N2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो और H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो अमोनिया मिल जाएगी, या जो अमोनिया बन रहा है उसको निकालते रहो ना साथ साथ में। जब अमोनिया निकलती रहेगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट जाएगी,
उसके रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सॉरी, जैसे जैसे आप अमोनिया निकालते रहोगे तो अमोनिया तो प्रोडक्ट है तो उसकी कंसंट्रेशन घटती रहेगी, तो उसके रिस्पेक्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती रहेगी, तो इक्विलिब्रियम आगे शिफ्ट होता रहेगा। या आप अमोनिया को निकालते रहो, अमोनिया को निकालते रहो, ठीक है, कंसंट्रेशन इफेक्ट समझ गए। सेकंड बताइए प्रेशर। सर प्रेशर से हमें याद आ रहा है, प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाता है जहां कम नंबर है मोल के, कम नंबर। तो यहां नंबर कितने बचे मोल के 4, यहां कितने नंबर है मोल के बच्चे 2, तो बताओ कम नंबर कहां है, वहां पर प्रोडक्ट की साइड में कम नंबर है ना। तो बताओ प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे? सर प्रेशर बढ़ाएंगे, तो प्रेशर करेंगे सर इंक्रीज। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट था, प्रेशर बढ़ाने से कम नंबर की तरफ इक्विलिब्रियम चला जाएगा और प्रेशर घटाने से ज्यादा नंबर की तरफ। बताइए थर्ड, वॉल्यूम से कैसे इफेक्ट करोगे आप? वॉल्यूम सर प्रेशर का उल्टा होता है, बस हमें तो ये पता है। और यदि याद हो, वॉल्यूम बढ़ाने से ज्यादा मोल की तरफ चला जाता था, वॉल्यूम घटाने से कम मोल की तरफ, तो हमें तो कम मोल की तरफ जाना था, वॉल्यूम घटानी पड़ेगी बच्चे, घटानी। फोर्थ है बच्चे टेम्परेचर। बताइए टेम्परेचर का क्या करोगे, टेम्परेचर का क्या करोगे? बताओ 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 टेम्परेचर। अच्छा सर डेल्टा एच नेगेटिव दे रखी है क्या इसकी? तो ये तो सर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊपर वाला क्या है एक्सो और नीचे वाला क्या है बच्चे एंडो। तो एंडो तो कहां लेकर जाएगा इसको, यहां, और एक्सो कहां लेकर जाएगा बच्चे, वहां प्रोडक्ट की साइड में। हमें तो प्रोडक्ट की साइड में जाना है ना, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ना प्रोडक्ट की साइड वाला। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस को कौन करता है, टेम्परेचर कम हो तो एक्सो, टेम्परेचर ज्यादा हो तो एंडो। तो सर हम टेम्परेचर को करेंगे डिक्रीज। तो ये 4 काम आप यदि कर देते हो तो आपके पास अमोनिया भरपूर मात्रा में मिलेगी। तो ये था बच्चे हमारे पास ली चैटलियर्स प्रिंसिपल के बारे में। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। फाइनली हम देख लेते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम पे इफेक्ट, कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैटलिस्ट, कैटालिस्ट का इफेक्ट। मान लीजिए ए से बी के बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है और केसी की वैल्यू आती है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसकी वैल्यू आ जाती है 1, मान लेते हैं एक बार। और जो ए आपने किसी कंटेनर में डाला होगा इनिशियली, शुरू में आपने क्या डाला होगा बच्चे, ए, तो शुरू में ए की कंसंट्रेशन कितनी रही होगी, सी, तो बी तो रहा होगा 0। इक्विलिब्रियम अटेन होने के लिए मान लेते हैं यहां पर आ जाएगा C माइनस एक्स और यहां पर आ जाएगा x। तो टाइम t इक्वल टू 0 पे है बच्चे कंसंट्रेशन C, और टाइम t एट इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी, C माइनस एक्स। तो सर ये क्या करवा रहे हो हमें तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट समझते हैं। जब शुरू से लेकर इक्विलिब्रियम अटेन होने तक मान लो आपको 10 सेकंड लग रहे हैं, कितने सेकंड लग रहे हैं, 10 सेकंड इक्विलिब्रियम अटेन करने तक। तो यदि आप कैटलिस्ट डाल देते हो बच्चे, कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। मतलब किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उस पॉइंट को कैटलिस्ट चेंज नहीं करेगा। कैटलिस्ट बस ये काम करेगा कि जो इक्विलिब्रियम अटेन, शुरू से इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है उसके लिए 10 सेकंड लग रहे हैं, तो बस कैटलिस्ट उस टाइम को कम कर देगा, मतलब वो 2 सेकंड में अटेन हो जाएगा। मतलब कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा, और स्पीड बढ़ने से रिएक्टेंट जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट जल्दी जल्दी रिएक्टेंट बनाएंगे, जल्दी 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 जल्दी, तो उनके बीच में जल्दी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। मतलब इक्विलिब्रियम अटेन होने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, बस यही इफेक्ट है कैटलिस्ट का। बट वैल्यू है जो केसी की, और या जो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर कैटलिस्ट कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो ये था भैया आज का हमारा वीडियो लेक्चर, किसके बारे में, ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। आई होप यू एंजॉयड इट। तो वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा भाई कमेंट में हमें जरूर बताइए, और केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आप बने रहें मेरे साथ ज़ेटेंड क्लासेस पे। थैंक यू।